नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जिसने अपना करियर एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर शुरू किया और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचा। एक ऐसा नेता जिसकी उम्र कम है, अनुभव कम है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी, इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू हो, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, आज के जज मधुसूदन दानी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। और कार्रवाई का पहला हिस्सा, वो बैकग्राउंड, वो पृष्ठभूमि जिसमें आज का ये मुकदमा चला जाएगा, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन गडकरी लगातार खबरों में बने हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि नितिन गडकरी पार्टी में नई जान फूंक देंगे। नितिन गडकरी नागपुर के रहने वाले हैं। अब तक इन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन आरएसएस की पसंद ने इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नितिन गडकरी बचपन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। कॉलेज के दिनों में वो एबीवीपी में एक्टिव रहे। इसके बाद नितिन गडकरी बीजेपी के यूथ विंग में सक्रिय रहे। महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तो नितिन गडकरी लोक निर्माण मंत्री थे। इस दौरान मुंबई और पुणे के बीच एक्सप्रेसवे और मुंबई शहर में 55 फ्लाईओवर बनवाने के लिए इनकी काफी सराहना हुई। नितिन गडकरी पेशे से उद्योगपति हैं, राजनीति को विकास का साधन मानते हैं। इनके सामने चुनौती है बीजेपी के नेताओं के बीच संबंधों के पुल बनाने की। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर। आपकी अदालत में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये आरएसएस की कठपुतली हैं। ये सच है कि आप बचपन से आरएसएस में थे, संघ के स्वयंसेवक थे? देखिए, ये बात सच है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और उसमें मुझे अभिमान है इस बात का कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। आप नागपुर के रहने वाले थे, जो संघ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे आपके व्यक्तिगत संबंध थे? देखो, एक तो पहली बात ये है जो सही है कि मैं कभी संघ के बड़े बड़े नेताओं के पास गप्पा मारने के लिए, बातचीत करने के लिए नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं वो छोटा स्वयंसेवक था। मुझे संघ ने अध्यक्ष बनाया, ये भी बात सच नहीं है। हम भी एक छोटा सी बात आपको बताता हूं कि अध्यक्ष बनने के पहले मेरी अपनी कुछ व्यक्तिगत राय थी। तो ये आप जैसे लोगों से मैंने भी अखबार से सुना कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं और संघ की भूमिका है। तो मैं जब संघ के अधिकारियों को मिला और मैंने कहा कि ये मुझे जो कहना था वो कहा, तब उन्होंने कहा कि हमारा निर्णय नहीं है, हमारे नाम से बिल मत फाड़ना। ये बीजेपी के सभी प्रमुख नेताओं का, नेक्स्ट जनरेशन का अगर कार्यकर्ता कोई चुनना है तो आपके बारे में एक मत है और इसलिए आपका विचार चल रहा है। और ये सच्चाई थी। अडवाणी जी ने सबसे पहले मेरा नाम लिया और उसके बाद पक्का हुआ। अब मीडिया में मैं आरएसएस का हूं तो मैं तो कोई नकारता नहीं, मैं आरएसएस वाला हुई, आई एम प्राउड ऑफ इट। पर इसमें संघ का रोल जो जिस प्रकार से जोड़ा जाता है वो संघ पर अन्याय करने वाला है। आरएसएस ने पहली बार डायरेक्टली किसी आदमी को अपनी पसंद से अपॉइंट किया, तो फिर ये मानने में शर्म क्या है? मुझे कोई शर्म नहीं, केवल उसका मानने या न मानने का संबंध सच्चाई के साथ है। जिसको विश्वास रखना है और रखे, नहीं रखना उन्होंने। अच्छा, अगर सच्चाई की बात करें तो आपको एक दूसरी बात बताता हूं। मेरे जीवन में मैंने कभी झूठा आश्वासन नहीं दिया और राजनीति में मैं झूठ नहीं बोला हूं। अगर ये होती तो मैं आपको ये भी बात सच कहता हूं। देखिए, अगर संघ के लोगों ने आपको अपॉइंट नहीं किया तो रहस्य हो गया कि फिर भी आप 52 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। अब मैंने एक पत्रकार को सवाल पूछा था, आप बुरा मत मानिए। मैंने कहा कि हैव यू गॉट माय अपॉइंटमेंट ऑर्डर फ्रॉम द संघ चालक, कि मुझे अपॉइंट किया है? देखिए, सवाल ये बहुत छोटी बात है, मुझे संघ ने अपॉइंट किया नहीं किया। अगर मैं गौरव मानता हूं, मैं आपसे आप सच्चाई की बात करें, आपको सच बात बताता हूं कि सरसंघ चालक जी के ऊपर और संघ के ऊपर ऐसा उनके ऊपर ठप्पा रखना, ये संघ के साथ नहीं। मुझे गौरव होता है इस बात का, पर सच्चाई में आपको बता रहा हूं, संघ का नेतृत्व कभी हमारे ऊपर कोई बात थोपता नहीं और कोई बात संघ से ऐसे निर्णय के रूप में आती नहीं। ये एक इमेज बनी हुई है
वस्तुस्थिति है कि इमेज वर्सेस रियलिटी वाली एक कहानी है। क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के कई नेताओं ने दिल्ली के 4 बड़े नेताओं को, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार को आरएसएस के ऑफिस में बुलाया और उनसे कहा कि आप में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा? देखिए, एक बात जो है जिसके बारे में एक चैनल पर सरसंघचालक जी का इंटरव्यू हुआ था, तब उनको पूछा गया था कि बीजेपी का नया अध्यक्ष दिल्ली के बाहर से आएगा क्या? तो उन्होंने कहा, हो, मेरी जानकारी ऐसी है कि अध्यक्ष दिल्ली के बाहर से आएगा। तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली के 4 लोगों को छोड़कर बाहर का होगा, शब्द प्रयोग उन्होंने किया था, मैं उसको दोहराता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये 4 लोगों को छोड़कर बाहर का आएगा, ऐसी मुझे बीजेपी के सोर्सेस ने जानकारी दी है। सवाल यह है कि देखो, अगर मुझे आपने कहा भी अपॉइंटेड बाय आरएसएस, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये कोई मेरा डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी है। अगर संघ ने अपॉइंट नहीं किया तो इसीलिए ये रहस्य हम जानना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जिसका जीवन काल सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें अचानक से। 2 बातें आपकी सही है कि मैं दिल्ली में नया हूं, दूसरी बात यह सही है कि दिल्ली के राजनीति से मैं दूर था। 5 साल मैंने दिल्ली की रात कभी देखी नहीं। मैं कभी काम होता था तो 11-12 बजे अपना काम करके निकलता जाता था। मैं कहीं पुष्पगुच्छ लेके कभी किसी के पास आया नहीं, कुछ मांगने के लिए कभी किसी के पास आया नहीं। अब मेरा बोलना उचित नहीं, पर जब मेरे अध्यक्ष होने की बात थी तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था कि मेरे अलावा दूसरा और कोई बने। तो मैं इसके बावजूद बना हूं, तो आप चिंता मत करिए, मेरे अध्यक्ष ये सक्सेस स्टोरी बनेगी और उसमें बीजेपी का भविष्य अच्छा होगा और बीजेपी अच्छा आगे जाएगी। चिंता तो बीजेपी के लोगों को है कि एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो नेता कम और उद्योगपति ज्यादा बड़ा है। ये मेरे बारे में गलतफहमी है। मैंने एक गलतफहमी कैसे? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आपकी शुगर मिल है, आपका बायोडीजल प्लांट है, पावर प्लांट है, एथेनॉल प्लांट है, आपका सोयाबीन प्लांट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। पूरा डिटेल बताता हूं मैं आपको। मैं जब मंत्री था तो मैंने 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट से खड़े किए और 8000 करोड़ के काम 5 करोड़ के इक्विटी पर किए। ये मेरा गुडविल था। फिर मैं जब मंत्री पद गया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं ग्रामीण भाग में जाकर कुछ सेवा का काम करूं, विकास का काम करूं। तो पहले हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया, वो कोऑपरेटिव में है और कोऑपरेटिव में उसके कम से कम 4500 शेयर होल्डर्स है, वो मेरा नहीं है। फिर उसकी 9 ब्रांचेस खुली, उसका भी एक 15-20 करोड़ टर्नओवर है, सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें बीजेपी के, विद्यार्थी परिषद के, आरएसएस के ऐसे 35-40 कार्यकर्ता डायरेक्टर है। उसमें एक भी पैसा हमको मिलता नहीं। मैं चॉकलेट भी वहां से लेकर नहीं खाता क्योंकि वो कंप्यूटराइज है हमारा। उसमें कोई एक सोशल प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। फिर मैंने एक शुगर फैक्ट्री खड़ी की, उसमें बहुत अड़चने आई। उसमें टोटल अभी हमारे प्रोजेक्ट में 90 करोड़ की इक्विटी है, लोगों की है, 6000 लोग शेयर होल्डर है और मेरा 1 लाख रुपए का शेयर है। देखो, अब तो मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन हूं, मैं कुछ भी खर्चा करूं, मुझे कौन पूछ सकता है? पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट कभी, मेरी गाड़ी अभी पहले बार मैंने उस कंपनी ने मुझे दी, मेरे सब ड्राइवर वगैरह के पगार आज तक सब मेरे घर से, मेरे खुद के, मेरा व्यवसाय है खुद का, उससे होते हैं, मेरी खेती है, अच्छा व्यवसाय है। ये मेरा सोशल प्रोजेक्ट है और मैंने इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर, बायोडीजल, पावर जनरेशन, बायोमास से अब सोलर एनर्जी में काम कर रहा हूं और पिछले 7 साल से मैं इसमें वर्क करके मैंने एक मेरा एम्बिशन है कि मैं 5 लाख लोगों की गरीबी दूर